चलिए, मैं राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उनके पास आता हूं। तिवारी जी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मेरे पास पूरी सूची थी कि ऐसे अविश्वास प्रस्तावों का हश्र क्या होता है, लेकिन हाँ, सरकार को एक इंटरस्पोक करने के लिए, अंतर अध्ययन करने के लिए और विपक्ष को अपनी मजबूती तलाशने के लिए कि वो फैक्ट के साथ कितना पुख्ता घेरने की तैयारी करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? कैसी तैयारी लग रही है दोनों की आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श करने का सबसे बढ़िया मंच है, सबसे सही समय है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का बड़ा हथियार है। इस हथियार के जरिए सरकार पर वो अलग अलग तरीके से 136 बिंदुओं पर उन्होंने जवाब मांगा है, सरकार से हमले किए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे छत्तीसगढ़ में बिजली की संकट, बिजली के मूल्य में वृद्धि एक बड़ा समस्या है। आगामी समय जो अब धान की बुआई शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ में, आगामी सत्र में किसानों की धान की बराबर खरीदी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने बड़ा गंभीरता से उठाया है। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया हुआ है। प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हुआ है, उसका विपक्ष ने बधाई भी दिया है, कवासी लखमा ने और बाकी लोगों ने, और कई सवाल भी पूछे हैं कि नक्सलवाद खत्म करने के लिए आपको बधाई, परंतु अब बस्तर का अगला रोड मैप क्या है? ठीक, क्या आप बस्तर के आदिवासियों को वनोपज की कीमत दे पा रहे हैं? ये पूछा है और नहीं देने का आरोप लगाया है। ठीक, बस्तर में पेशा कानून जो लागू होना है, उसको लेकर आरोप सरकार ने विपक्ष ने आरोप लगाया है। सरकार ने कहा है कि हम अलग अलग स्तर पर पेशा कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जो जल जंगल जमीन की जो बात आदिवासियों की, बस्तर की, सरगुजा की जाती है, उसके लिए पेशा कानून बहुत जरूरी है। तो उसको लागू करने के लिए सरकार ने कटिबद्धता बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आपने नहीं किया। तो कई ऐसे चीजों के बड़े बड़े सवाल आएंगे, जैसे महतारी वंदन है। महतारी वंदन के लिए आज वो है कि पोर्टल नहीं खुल रहा है। ठीक है। इन दौरान जो है 2.5 साल में बहुत सारे महिलाएं, शादी हो गया, ठीक सर, बहू बन गई, परिवार बढ़ गया, अब उनका नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये सवाल है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? तो ऐसे जैसे शिक्षा व्यवस्था है, उसकी हालत कैसे सुधरेगी? ठीक सर। बस्तर से लेकर मैदानी इलाकों तक स्वामी आत्मानंद स्कूलों की क्या हालत है? तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सवाल उठाया विपक्ष ने। जो विपक्ष का धर्म होता है, विपक्ष के नेताओं का भी भाषण हो रहा है। अभी करीब ठीक सर 10 लोगों का ही भाषण हुआ है। आज रात तो लंबा चलेगा, 2 बजे 3 बजे तक चर्चा होने की संभावना है। 4 मंत्रियों ने बोल पाया है, बस 4 विपक्ष के नेताओं ने बोल पाया। तो अभी ये बहस लंबी रात तक चलेगी, ऐसी संभावना है। तो इसके बीच जो मंथन होगा, मंथन में क्या निकलता है जनता के हितों के लिए, जनता के फायदे का किस तरह से वादा आऊंगा राम अवतार तिवारी जी आपके पास। जी, जनता की समस्याएं कैसे हल पर पाए, उनकी जैसा पेयजल संकट, तिवारी जी को लगता है नल जन योजना की हालत क्या है, ये विपक्ष ने पूछा है। ठीक है, ये सत्ता पक्ष बता रहा है कि किस तरह से पानी, ठीक है तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आएगा, एक लोगों को सपना था घर घर पानी। तिवारी जी को तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? ठीक है, प्रधान पीसीआर तिवारी जी तक मेरी आवाज प्लीज पहुंचाइएगा। राम अवतार तिवारी जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है तिवारी जी, ये बताने की कोशिश, ठीक है, संपर्क लगता है टूट गया है, थोड़ा सा साल ऑडियो डाउन करेंगे उनका प्लीज। मैं जल्दी से आ जाता हूं इधर, जल्दी से अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण राय साहब, क्या आपको लगता है कि इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता तक आप अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे और उनके मुद्दों को उठा पाएंगे? क्योंकि यह माना जा रहा है कि तैयारी पूरी है उधर सरकार की तरफ से भी। निश्चित रूप से विलास जी, मैंने कहा कि जिन बातों को हम स्थगन के माध्यम से लाना चाहते थे
और स्थगन नहीं मिलता था, अग्राह्य होता था, उन तमाम बिंदुओं को हम ले आए हैं। और जिस तरह इन्होंने कृषि को 2047 के विजन की बात करते हैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जी, लेकिन आज किसानों की स्थिति कहाँ खड़ी है? उनको डीएपी नहीं मिल रहा है, उनको यूरिया नहीं मिल रहा है, उनको डीजल नहीं मिल रहा है कि खेती बाड़ी करें, और तमाम तरह की परेशानियों से किसान 2 लाख किसान अपने धान नहीं बेच पाए। उन तमाम बिंदुओं को हमने इसमें उठाया है। बेरोजगारों को, और विशेषकर जो पंचायत क्षेत्र का काम है, जिला पंचायतें और जनपद पंचायतों के पास फंड नहीं है। फंड है तो भाजपा के साथ दुरुपयोग हो रहा है। आज सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत मंत्री की ओर देख रहे हैं, और पंचायत मंत्री दिन भर बस्तर में रहते हैं, पूरे टाइम वो दिल्ली में रहते हैं, पूरे टाइम वो बंगाल के चुनाव में जाते हैं। पंचायत मंत्री को सरपंचों की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। पंचायत अधिनियम के तहत जो उनको अधिकार है उसका पालन कराने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो और दूसरी बात, जो मंत्री जवाब देते हैं वो 2.5 साल पे 135 सप्ताह पे बात नहीं करते, वो केवल पिछले 5 साल पे बात करते हैं, जिसका जनता फैसला कर चुकी है। पिछले 5 साल का रोना का बात करना है तो योजनाओं का बात करो जिनको ठीक है सर, ठीक आज जनता को परेशानी हो रही है। ठीक है। सृजन सुंदरानी जी, ये देखिए 2.5 साल बाद अब कहा जाता है कि आपका हनीमून पीरियड ओवर हो गया और अब डिलीवरी की बात करनी होगी। अब आपको तथ्य रखने होंगे, आपको डेटा रखना होगा और बताना होगा कि कैसे प्रदेश का विकास हुआ है। इसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? और महिला अपराध को लेकर के बार बार आपको घेरते रहते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के घेरा जाता है, कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट हैं जहां पर हमको लगता है कि शायद स्थितियां पहले जितनी अच्छी नहीं रही हैं। स्वास्थ्य का सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, वहां पर आपने अच्छा काम जो है उसको दिखाना होगा। तो क्या ये जो डेटा है ये तैयार है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और सदन के जरिए? निश्चित रूप से अभिलाष जी, हमारे मंत्रियों ने जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरा कसावट के साथ, प्रशासनिक कसावट के साथ काम किया है, यहाँ पे गरीबों के लिए योजना बनाकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर महतारी वंदन योजना तक, या तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने की बात हो, या 3100 रुपये में धान खरीदने की बात, तो इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, गली मोहल्ले में विकास की बात, पानी पहुंचाने का काम, ये सारे डाटा हमारे पास हैं। हमारे मंत्री, हमारे सरकार के नुमाइंदे सारा जवाब विधानसभा में देंगे। कांग्रेस के 136 प्रश्न जितने भी हैं उसमें अधिकांश में कोई दम नहीं है। 2-4 प्रश्नों में अगर दम होगा उसका जवाब हमारे मंत्री लोग वहां पे दे रहे हैं और ढंग से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं रामअवतार तिवारी जी के पास। रामअवतार तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अभय नारायण जी, हम तो स्वीकार करते हैं हर चीज को। हाँ, सुन रहा हूँ। आपको तिवारी जी, कम से कम 136 में 4 बिंदुओं को आपने माना नहीं। एक तो आज मेरा तो 135 को भी मान लीजिए। ना, एक तो आज मेरा पैनल बहुत ही सौम्य है और बहुत अच्छे वरिष्ठता के साथ साथ आप तीनों ही लोग बहुत सहृदय भी हैं। रामअवतार तिवारी जी, सर समय बिल्कुल कम बचा है, मैं 1-1.5 मिनट में आपसे कंक्लूजन चाहूंगा। मुझे ये बताइए सर, इस अविश्वास प्रस्ताव का फायदा आपको क्या लगता है किससे होगा? बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस एक्सपोज कर पाएगी सरकार को, या फिर बीजेपी कांग्रेस के दावों की हवा निकालकर इसे एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर लेगी अपने काम के गुणगान के लिए? देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव जब भी आते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव में जो विपक्ष है वो सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश हर तरीके से करती है कि किस तरह से प्रशासन चल रहा है, किस तरह से राजनीति चल रहा है, किस तरह के जो मोदी की गारंटी में क्या है, कितना पूरा हुआ है, जनता के हितों में फैसला क्या हुआ है, क्या क्या चीज की वृद्धि हो, किस तरह की परेशानी जारी है। ये तमाम मुद्दे जब प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, तो उन सबके सामने बहस हो रही है। तो ये बहस सरकार के सामने आईना दिखाएंगे। शहर अगर कमजोरी होगी सरकार की, उसमें दुरुस्ती का भी अवसर मिलेगा सरकार को। और विपक्ष का जो धर्म है कि वो उसको कटघरे में खड़ा करना है, वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो एक अच्छी बहस हो रही है, स्वस्थ बहस हो रही है कई मुद्दों पे। ठीक सर। हालांकि कई लोग जो अब पुरानी सरकार है, भूपेश सरकार है, वो अभी तक वो भूपेश सरकार की अब बात नहीं हो रही। अब जनता जो है, विष्णुदेव सरकार भाजपा को बड़े विश्वास के साथ जनमत दे दी है। वो किस तरह का परिवर्तन ला रही है आम जनता के हितों में, ये देखने लायक बात होगा। किस तरह के प्रशासनिक सुधार आ सकते हैं, कई खामियां हैं, उन खामियों को दुरुस्ती का सही वक्त है
सरकार के सामने भी और विपक्ष को भी सब चीज समझ आ जाएगा कि क्या चीजें निकल के आ रही है और क्या रणनीति बनना चाहिए इसके बाद। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अविश्वास प्रस्ताव को कौन भुनाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या जो भी सच कागजों में छिपा है, जमीनी हकीकत कुछ और है, आंकड़े कुछ और हैं, या सरकार ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है और विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो तथ्य वो सच भी क्या जनता के सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी अपने आप में, जो ये मेरे जो तीनों वरिष्ठ मेहमान बैठे हुए हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रश्न पूछने का तरीका बहुत अच्छा होता है तो ऐसी ऐसी जानकारियां निकल करके पब्लिक फोरम में आ जाती हैं जो सरकारों को बना या बिगाड़ सकती हैं, जो सरकारों की इमेज को बनाया बिगाड़ सकती हैं। तो कांग्रेस ने क्या उन तैयारियों के साथ सवाल लगाए थे और क्या वो तथ्य लेकर के बहुत महीनता से जनता के बीच में वो कांग्रेस जा पाएगी, या बीजेपी एक बार फिर यहां पर, जाहिर सी बात है नंबर गेम में तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है तो वो तो दिक्कत नहीं है, पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, पहली बार आया है साय सरकार के खिलाफ, तो देखना दिलचस्प होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, अभय नारायण राय साहब और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।